ओके बच्चों, तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे क्वेश्चन टैग। हमारे टॉपिक का टाइटल क्या था? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है? जब किसी सेंटेंस में हम कोई क्वेश्चन टैग कर देते हैं तो उसे क्वेश्चन टैग कहा जाता है। और इसका पर्पज प्रश्न पूछना नहीं होता है, बल्कि उस बात को कंफर्म करना होता है। ठीक है, जैसे हम कहें he lives in कानपुर, ये हमारा सेंटेंस है बेटा, राइट। अब हम इस बात को कंफर्म अगर करना चाह रहे हैं, श्योर करना चाह रहे हैं, तो हमें इसके साथ क्वेश्चन टैग जोड़ना होगा। तो हमने क्या देखा, कल कुछ रूल्स बताए थे आप लोगों को कि यदि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव बनेगा। ठीक है ना। पहली बात तो ये हो गई थी कि सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, राइट। पहला ये रूल था। और अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो टैग हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात ये थी कि जो सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम क्वेश्चन टैग में करते हैं, है ना। तो सेंटेंस की ऑक्सिलरी वर्ब, राइट बेटा, जो सेंटेंस की ऑक्सिलरी वर्ब होगी वही ऑक्सिलरी वर्ब कहां चली जाएगी? टेंस में चली जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, तो यहां पर देखो ये हमारा सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, ये बात क्लियर हो गई। फिर इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ये हमने देखा कि लिव्स लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी ऑक्सिलरी वर्ब होगी डू या यही होगी ना बेटा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? डू या डज। अफर्मेटिव में हम प्रयोग नहीं करते हैं इसलिए यहां पर नहीं है, बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में तो डू डज आता है। आ गया कि नहीं? अब इस डू और डज में हमें ये देखना होगा कि हम डू का प्रयोग करें क्वेश्चन टैग में या डज का। तो हमें इसके लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि डू आए कि डज आए। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डू तो आ नहीं सकता, फिर क्या आएगा? डज आएगा, है ना। ये क्लियर हो गया कि ऑक्सिलरी वर्ब हमारी डज आनी चाहिए क्वेश्चन टैग में। ओके बेटा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में आनी चाहिए, तो डज नॉट आना चाहिए, राइट। प्लस प्रोनाउन आना चाहिए, ये बताया था हमने आपको। लेकिन डज नॉट अलग अलग नहीं आता, इसका क्या आता है? कॉन्ट्रैक्शन आता है ना। इसका संक्षिप्त रूप आता है, तो हम यहां पर लिखेंगे डजन और ही का प्रोनाउन ही रहेगा, ही। क्वेश्चन मार्क, ये हो गया हमारा क्वेश्चन टैग। ही लिव्स इन कानपुर, डजंट ही। क्लियर बेटा? हाँ हाँ सर, क्लास में चले आएगा, रहने दीजिए। हाँ, तो हमने ये सारी बातें कल देख ली थी कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। कुछ बातें रह गई हैं, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। फिर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना है, सब्जेक्टिव मोड। तो क्वेश्चन टैग हमारा किसका बताने को रह गया था? इंपरेटिव सेंटेंस का बेटा। तो हेडिंग डालो, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनसे पारो का मीनिंग निकलता है। किसका मीनिंग निकलता है बेटा? पारो का। कई बार हम बता चुके हैं ये चीज तुम्हें, है ना। वो सारे सेंटेंसेस जिनसे प्रपोजल रखे जाने का, एडवाइस देने का, रिक्वेस्ट करने का या ऑर्डर दिए जाने का मीनिंग निकलता है, उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर? तो इसमें एडवाइस भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है और प्रपोजल भी हो सकता है। पहले हम इन तीनों को देखते हैं, एडवाइस और ऑर्डर को। एडवाइस, दूसरी बात क्या इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में जानने की होती है? ये तो हो गया मीनिंग बेटा। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और
इंपरेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे से समझना। इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनसे पारों का मीनिंग निकलता है। पारों से मतलब प्रपोजल, प्रस्ताव, एडवाइस, सलाह, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, ऑर्डर आदि। ये पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से? ओके। इंपरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों होते हैं बेटा। अगर वो पॉजिटिव है तो उसकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी। अगर वो पॉजिटिव है तो उसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा। क्लियर? क्यों नहीं आएगा? आपने पढ़ा हुआ है SVO, राइट? तो ये माना जाता है बेटा कि इसमें VO रहता है, सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। सभी इंपरेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट यू होता है, और चूंकि हम सलाह देंगे या आदेश देंगे तो सामने वाले को ही तो देंगे। सामने वाला कौन? यू। तो जब क्लियर है कि यू को ही एडवाइस देनी है, यू को ही ऑर्डर देना है, यू को ही रिक्वेस्ट करनी है, तो फिर इसको क्यों लिखा जाए? ये अननेसेसरी हो गया ना लिखना। तो इसलिए उसको फिर धीरे धीरे चलन में छिपा दिया गया। समझ में आ गई बात? जिसकी जरूरत ही नहीं है फिर उसको हटा ही दिया गया, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हमने क्या पाया कि हमारे पास केवल क्या रह गई? वी और ओ। अब जब सब्जेक्ट रहा ही नहीं तो फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी कोई काम नहीं रह गया, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि वर्ब किसके अनुसार आएगी? लेकिन सब्जेक्ट तो है ही नहीं, सब्जेक्ट तो छिप गया, चलन से बाहर हो गया। तो वर्ब कह रही कि जब अब मेरा जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ था वो है ही नहीं, तो फिर मैं अपने रूप क्यों बदलूं? मैं हमेशा एक ही रूप में रहूंगी, मैं हमेशा एक ही रूप में रहूंगी। और वो रूप कौन सा है बेटा? V1। क्लियर है ना? जैसे इसको मैं ऐसे समझा करता था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ है ना, जो मैं टेक्निक यूज करता था ग्रामर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, समझने के लिए, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। बाकी आप कैसे उसको लेते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट को हम किस नजर से देखते हैं? पति की नजर से। और वर्ब क्या हो गई? उसकी पत्नी हो गई, है ना? जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी उसकी वर्ब होगी, है ना? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल बेटा वर्ब प्लूरल। उसको अपने पति के हिसाब से चलना पड़ेगा, रूप बदलना होगा, यही तो है। अच्छा, लेकिन पति ही नहीं है तो आपने सोसाइटी में क्या देखा है कि फिर औरत एक ही रूप में बनी रहती है, क्योंकि सजना संवरना सब किसके लिए था? पति के लिए। अब पति है ही नहीं, हस्बैंड है नहीं, तो उसका एक ही रूप बना रहेगा, राइट? तो इसीलिए इंपरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ना होने के कारण वर्ब हमेशा एक ही रूप में बनी रहती है, मतलब V1, और कोई फॉर्म यूज नहीं होगी इसमें, ना V2, ना V3, ना V4, ना V5, कुछ नहीं। भूलोगे इस बात को कभी? ओके। दूसरा है नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो इसकी शुरुआत होगी डू नॉट से। किससे होगी बेटा? डू नॉट प्लस V1, ऐसे। डू नॉट और उसके बाद लगाओगे V1। इतना सा ध्यान रखना। तो कभी भी कोई सेंटेंस तुम देखो जिसकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो रही हो, या यदि कोई तुम ऐसा सेंटेंस देखो जिसकी शुरुआत डू नॉट प्लस V1 से हो रही हो, तो तुम तुरंत समझ जाना कि बेटा ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इससे या तो प्रपोजल रखा जा रहा है या एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर दिया जा रहा है। क्लियर? ओके। अब अगर हमें एग्जाम्पल देखना हो जैसे V1, तो हम कह सकते हैं शट द विंडो। हमने ऑर्डर दिया शट द विंडो, तो यहां पर बेटा शट क्या है? V, और विंडो क्या है? ऑब्जेक्ट, है ना? इसमें सब्जेक्ट कहां है? छिपा हुआ है। और सब्जेक्ट क्या छिपा हुआ है? यू। इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है और वो हमेशा छिपा रहता है ना? आप कब इच्छा भी करें ना तो अब नहीं, क्योंकि वो इतना ज्यादा छिपाएगा कि अब चलन से बाहर हो गया है, अब आप उसको दोबारा चलन में नहीं ला सकते। तो इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होगा। क्लियर? तो ये देख रहे हो ना, ये वी है, ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट कभी भी वर्ब के
बाद नहीं आता है ना। कुछ स्पेशल केसेस है, वो उसकी हम बातें नहीं कर रहे। सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले आता है, तो है ही नहीं सब्जेक्ट नहीं, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत इसमें? ओके। अगर हम नेगेटिव, ये तो हो गया पॉजिटिव। अगर हमें नेगेटिव बोलना है तो हम कहेंगे डू नॉट शट द विंडो। ये कैसा सेंटेंस हो गया बेटा? नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। ये कैसा है? पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? ओके। अब इन सेंटेंसेस को दिया गया एग्जाम में हमें कि क्वेश्चन टैग लगाइए इनका। क्या लगाइए? क्वेश्चन टैग लगाइए। अगर तुम्हें इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो तुम बहुत इजीली लगा ले जाओगे बेटा। देखिए, हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं क्वेश्चन टैग में, वो किसके आधार पर यूज करते हैं? सब्जेक्ट के आधार पर। लेकिन यहां तो सब्जेक्ट है ही नहीं। सब्जेक्ट क्या था? यू, लेकिन वो छिपा हुआ है ना। और हमको ऐसे ही रखना है, तो हमें मालूम है इतनी राम कहानी इसीलिए आप लोगों को सुनाइए कि यहां पर यू छिपा हुआ है। तो हमारे क्वेश्चन टैग में कौन सा प्रोनाउन आएगा? यू आएगा, है ना। प्रोनाउन क्या आएगा? यू आएगा। ओके। अब ऑक्सिलरी वर्ब हम क्या यूज करें? हम कोई भी एडवाइस, रिक्वेस्ट या ऑर्डर कब करते हैं? प्रेजेंट में करते हैं ना। जैसे हम क्या कहेंगे? शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। अब अभी तो हमने बोला है, अब ये उठेंगी और जाकर बंद करेंगी। हमने वर्तमान में, प्रेजेंट में भी केवल इनको ऑर्डर दे दिया, लेकिन ये उस काम को कब करेंगी? फ्यूचर में करेंगी ना। समझ रहे हो बात को मेरी? नहीं, जैसे हम कहें वर्क हार्ड, तो हमने आपको वर्तमान में एक एडवाइस दे दी कि कठिन मेहनत करो, लेकिन ये कठिन मेहनत तुम कब करोगे? फ्यूचर में करोगे ना। अभी तो तुमने हमसे केवल एडवाइस ली है प्रेजेंट में, और एडवाइस लेते लेते ही फ्यूचर आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कितनी देर का होता है? थोड़ी सी देर का। क्योंकि अभी जो ये टाइम है, जैसे मान लीजिए पूरे 3 बजे हुए हैं, तो 3:01 का समय होगा, वो क्या है? फ्यूचर। तो प्रेजेंट बहुत छोटा सा होता है। हाँ, तो बेटा अब ये जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, ये काम कब होगा? फ्यूचर में होगा। तो फ्यूचर में हम कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं? विल या शैल। वेरी गुड, ठीक है ना। अब चूंकि हमारा प्रोनाउन है यू, तो विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे? यू के साथ शैल आता है क्या? तो हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन टैग हो गया विल यू। ठीक। दरवाजा बंद कर दो, करोगी क्या? ठीक है, दरवाजा बंद कर दो। हमने इनसे कहा दरवाजा बंद कर दो, लेकिन अब हम कंफर्म करना चाह रहे हैं करेंगे कि नहीं करेंगी, तो हम पूछेंगे विल यू, करोगी? ठीक है, दरवाजा बंद। अभी बताने दो, ठीक है। तो हम इनसे तुरंत क्या पूछेंगे? विल यू, कंफर्म करेंगे, है ना। अब तुम्हारे दिमाग में बेटा ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो है पॉजिटिव, और आपने क्वेश्चन टैग बना दिया पॉजिटिव, ये गलत नहीं हो गया? नहीं बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस में ये तुम्हें ध्यान रखना है। जब तुम्हारा इंपरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग तुम पॉजिटिव भी बना सकते हो, नेगेटिव तो बनाते ही बनाओगे। नेगेटिव तो बनाओगे ही बनाओगे, है ना। वो तो तुम पढ़ के आए हो कि यदि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो तो टैग कैसा होगा? नेगेटिव। तो इसलिए वो चीज हम बाद में बता रहे हैं। पहले अभी खाली दिमाग था तुम्हारा, तो इंपॉर्टेंट चीज चली जाए। ऐसा ना हो कि ऐसा सेंटेंस दे दिया जाए तुम्हें और पूछा जाए कि बताइए इसमें कहां गलती है, और एक ऑप्शन हो नो एरर, वो आप कह दो कि हाँ इसमें गलती है। ये गलती नहीं है बेटा, यहां पर कोई एरर नहीं है। अगर पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव हो सकता है, होगा ही नहीं, हो सकता है, बाकी नेगेटिव तो होगा ही होगा, है ना। तो शट द डोर, इसका दूसरा क्वेश्चन टैग क्या होगा? वांट यू।
बट सर बेस्ट कौन सा है? दोनों यूज कर सकते हो। बेस्ट इसमें ऑप्शन के गुड हिसाब से बेटर बेस्ट नहीं है, जो आपको दिया है आपको दोनों यूज करना है। आपके नॉलेज में होना चाहिए कि ये भी सही है ये भी सही है। पेपर में तो ऑप्शन के हिसाब से है ना बेटा? देखो जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो हमें क्या बताया जाता है कि वी लर्न डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स। हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के कई तरीके सीखते हैं। बताया था कि नहीं? देखो तुम लोगों को, जैसे हमने कहा कि मैनी स्टूडेंट्स, है ना? मैनी एक ऐसा एडजेक्टिव है, ध्यान से सुनना बेटा, फिर हम अपने उसी टॉपिक पर आएंगे। मैनी क्या है? एडजेक्टिव है, और ये हमेशा काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। और वो काउंटेबल नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल। बहुत छोटी छोटी और बार बार सुनने वाली बातें हैं ये। होता क्या है कि हम एक बार पढ़ते हैं, दो बार पढ़ते हैं, फिर लगता है कि अरे सर जी ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, हम थक रहे हैं। नहीं, तुम पेशेंस बनाए रहो, बाकी धीरे धीरे सारी चीजें इतनी क्लियर हो जाएगी तुम्हें कि तुम दूसरे को बताने लगोगे। स्टूडेंट कैसा नाउन है? गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो? तुरंत बोल दोगे सर गिन सकते हैं। गिन सकते हो तो इसका मतलब इसका सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, इसका सिंगुलर और प्लूरल होगा, क्योंकि वो नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते हैं उनका प्लूरल नहीं होता। जिन नाउन को हम गिन नहीं सकते उनका प्लूरल नहीं होता है। सिंगुलर और प्लूरल केवल काउंटेबल नाउन का होता है, ठीक है ना? तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम मैनी का प्रयोग करते हैं, ठीक? मैनी का प्रयोग जब भी तुम करोगे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करोगे। ऐसे ही अगर तुम्हें कहना है एवरी, ये भी एडजेक्टिव है बेटा, लेकिन एवरी के पहले काउंटेबल नाउन तो आएगा, लेकिन वो कैसा काउंटेबल नाउन होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट्स नहीं, एवरी स्टूडेंट। तो ये जब तुम पढ़ते हो बुक को तो ऐसे अपने नोट्स अपने हैंड राइटिंग में लिखते रहा करो कि कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद प्लूरल नाउन आता है, कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद सिंगुलर नाउन आता है। ये सब तुम्हें एक अपनी ही राइटिंग में अपने हिसाब से ऐसे नोट्स बनाते रहना चाहिए। समझ गए बेटा? ओके। तो मैनी स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, एक ये बात हो गई। और इसी को हम कह सकते हैं मैनी ए स्टूडेंट, मैनी ए स्टूडेंट हैज फेल्ड। अब बेटा तुम कहोगे सर इनमें दोनों में कौन सा बेस्ट है? अब दोनों एक जैसे हैं और दोनों का मीनिंग भी एक ही है। समझ गए? एक ही बात को दो तरीके से कहा गया है। कई लड़के फेल हो गए हैं, कई लड़के फेल हो गए हैं, सेम मीनिंग, बस स्ट्रक्चर अलग अलग है ना? तो ऐसे ही जब आपको पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस दिया हो तो आप उसका क्वेश्चन टैग वैल्यू से भी बना सकते हो और वांटिंग से भी बना सकते हो। बना लोगे ना? ओके। अब दूसरा हम देख रहे हैं नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? हमेशा डू नॉट से। तुम्हें किसी को कहना है कि धूम्रपान मत करो तो क्या बोलोगे? डू नॉट स्मोक, डू नॉट स्मोक। तुम्हें किसी से कहना है कि यहां मत खेलो, तुम्हें ऑर्डर देना है या उसको बच्चे खेल रहे तुम्हारे घर के बाहर और तुम्हें उनसे कहना है कि यहां मत खेलो, तो डू नॉट प्ले हियर, डू नॉट प्ले हियर। ठीक है ना बेटा? तो वो नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसका क्वेश्चन टैग ये कैसा है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। यहां से पढ़ के चले आ रहे हैं, नेगेटिव है। अब इसका क्वेश्चन टैग जब बनेगा तो वो किस में होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा? विल यू। समझ गए? नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमेशा केवल क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। इसके साथ दो चॉइस नहीं है।
ये केवल इसी में चॉइस है, इसमें तुम्हें विल यू ही लिखना पड़ेगा। क्लियर? लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। इसे अरेंज कर दें। देखो थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है बेटा ग्रामर सीखने के लिए, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज है। लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा अपने माइंड में चीजें डालते रहेंगे तो एक दिन जरूर हमें चीजें समझ में आने लगती है और एक इंटरेस्टिंग लगने लगती है ना। ऐसा नहीं होता कि आज हमने पढ़ा और आज ही से हमें लगे कि नहीं बस हमें तो पूरे इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज हो गया, ग्रामर अब हमें समझ में आने लगी। ओके, देखिए आपके सामने एक सेंटेंस है और इसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। लिखो जल्दी से बेटा। इन तीनों का क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे हम लोग? ये कैसा इंपरेटिव सेंटेंस है बेटा? नेगेटिव है ना। तो जब क्वेश्चन टैग बनेगा तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, मतलब विल यू हो जाएगा, राइट। ये कैसा इंपरेटिव सेंटेंस है? पॉजिटिव। तो अब हमारे पास चॉइस हो गई, हम इसका पॉजिटिव भी बना सकते हैं और नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो ये विल यू भी हो सकता है want you भी हो सकता और है। वांट यू भी हो सकता है। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा शुरुआत में टफ लगता है कि अरे क्या होगा। क्लीन दिस रूम, ये कमरा साफ करो, ऑर्डर दिया जा रहा है, ये कमरा साफ करो। तो इसका भी विल यू या वांट यू होगा बेटा। तुम करोगे ना? नहीं करोगे क्या? ठीक है, चलो अगर बेटा कोई सेंटेंस है जिससे रिक्वेस्ट का मीनिंग निकल रहा है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस से पारो का मीनिंग निकलता है और इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा है जिससे रिक्वेस्ट किए जाने का मीनिंग निकल रहा है। जैसे मान लीजिए आपको सेंटेंस दिया गया आपको पेपर में, हेल्प मी, ठीक, मेरी मदद कीजिए। अब कैसे पता चलेगी रिक्वेस्ट की जा रही है? तो इसमें प्लीज लगा होगा, है ना, या काइंडली लगा होगा, प्लीज हेल्प मी। अब क्लियर हो गया कि ये रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है ना बेटा। रिक्वेस्ट शो करने के लिए हम प्लीज या काइंडली का प्रयोग करते हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब इसका क्वेश्चन टैग यदि बनाने के लिए कहा जाए तो हम सीधे इसको याद कर सकते हो तुम लोग, वुड यू का प्रयोग कर देते हैं। तो वुड यू का प्रयोग कब किया जाता है? जब इंपरेटिव सेंटेंस से रिक्वेस्ट का मीनिंग निकले। प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी योर पेन, वुड यू, प्लीज गिव मी योर पेन, वुड यू, ऐसे बोलो। ओके, अब इसी में इंपरेटिव सेंटेंस में बेटा एक होते हैं लेट वाले वाक्य, पढ़े हो कि नहीं? है ना, लेट वाले वाक्य। ओके, लेट वाले वाक्यों का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इनकी बनावट कैसी होती है? सबसे पहले लेट होता है, राइट,
फिर इसके बाद अस यूज होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरीके का कंस्ट्रक्शन रहता है ना। और इससे क्या मीनिंग निकलता है? प्रपोजल का, प्रस्ताव का, या सजेशन कह सकते हो, एक ही बात होती है ना। प्रपोजल या सजेशन, सजेशन मतलब सुझाव। आपने प्रस्ताव रखा है या सुझाव दिया है। तो प्रस्ताव रखने के लिए, बेटा ध्यान से समझना इस बात को, प्रस्ताव रखने के लिए या किसी को सुझाव देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लेट का। लेट अस, क्लियर? लेट और लेट के तुरंत बाद क्या लगाते हैं? अस। इसी में एक चीज और जोड़ लो कि यदि लेट अस का हमें कॉन्ट्रैक्शन लिखना हो तो हम लेट में अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं और एस लिख दिया जाता है, लेट्स। ठीक, तो कभी भी तुम्हें अगर लेट में अपॉस्ट्रोफी एस लगा मिले तो समझ जाना कि इसका मतलब है लेट अस, है ना। इसका ये मतलब कभी ना समझ लेना कि लेट इज या लेट हैज या लेट वाज, ये सब फालतू चीजें नहीं होती हैं, है ना। ये अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब है अस। कोई दिक्कत इसमें? ओके। तो मान लीजिए आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, लेट्स प्ले क्रिकेट। क्या कह रहा है ये? लेट्स प्ले क्रिकेट। तो इसका क्या मतलब हुआ? लेट अस प्ले क्रिकेट। लेट अस प्ले क्रिकेट मतलब इसमें सुझाव दिया जा रहा है या इसमें प्रस्ताव रखा जा रहा है कि आओ क्रिकेट खेले। प्रस्ताव रखा जा रहा है, आओ क्रिकेट खेले। अब इसका क्वेश्चन टैग हमें बनाने के लिए पूछा जा रहा है। आपको ऐसे यहां पर स्पेस दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन हो सकते हैं, ए बी सी डी। किसी में लिखा होगा डज वी, डू वी, किसी में आर वी, किसी में हैव वी, और जो सही आंसर है वो होगा शैल वी। क्यों है? देखो, किसको खेलना है? अस, हमें खेलना है ना। ये काम कौन करेगा खेलने का? हम करेंगे। लेट अस। तो अस का बेटा सब्जेक्टिव केस क्या होता है? वी। तो प्रोनाउन हमारा क्या आना चाहिए? वी। वी के साथ फिर हम विल लगाएंगे या सेल लगाएंगे? सेल लगाएंगे, है ना। तो इसलिए सेल हो गया और वी। और अभी अभी हम पढ़कर आए हैं कि अगर हमारा पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस हो तो ये भी तो इंपरेटिव सेंटेंस है ना बेटा, तो उसका क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव हो सकता है। तो तुम्हें यहां पर सैंट वी का यूज नहीं करना है, यहां पर सेल वी का ही यूज करना है। वहां पर चॉइस थी लेकिन यहां पर चॉइस भी नहीं है, सेल वी का ही प्रयोग करेंगे। आओ क्रिकेट खेलें। क्या हम खेलेंगे? ठीक है, सेल वी। तो जितने भी लेटर्स वाले कोई भी तुम वाक्य बना दो, क्वेश्चन टैग तुम्हारा फिक्स है, बस यही लगेगा, सेल वी, सेल वी, सेल वी, सेल वी। हमने कहा लेट अस गो टू वॉच मूवी, सेल वी। लेट अस रीड दिस बुक, सेल वी। लेट अस क्लीन दिस रूम, सेल वी। तो सेल वी, सेल वी का नाम याद रख लो और तुम्हारे लेटर्स वाले वाक्यों का क्वेश्चन टैग बन जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें बेटा? मतलब तुम्हें जो क्वेश्चन टैग पूछे जाएंगे वो ऐसे अटपटे वाले पूछेंगे, वो सिंपल वाले नहीं पूछे जाएंगे, है ना। जिसमें थोड़ी हमें मेहनत करनी पड़ रही है, जो याद रखने पड़ रहे हैं, वही एग्जाम्स में आते हैं। क्लियर? क्योंकि उन्हें हमसे गलतियां करवानी है। उनका तो ये काम ही है पेपर सेट करने वालों का कि ये लड़के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस गलत करें, ताकि हमें वो लड़के मिले जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने रूल्स सीखे हैं। अब एक और बताएंगे, उसके बाद से हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो जो सब्जेक्टिव मूड बेटा तुम्हें जानना जरूरी है, बाकी इसको तुम अपने मन से पढ़ना फिर, है ना। क्वेश्चन टैग क्या होता है हमने तुम्हें बता दिया, सिखा दिया। अब इसमें जितना ज्यादा तुम नॉलेज गेन कर सको, जितना ज्यादा इसके ऊपर मटेरियल कलेक्ट कर सको, वो तुम करना। टॉपिक से अवेयर तो हो गए, फैमिलियर तो हो गए तुम,
नहीं तो ये नहीं मालूम कि क्वेश्चन टैग होता क्या है, क्यों हम इसका यूज करते हैं, इतना क्या जरूरी है सर। बहुत जरूरी है बेटा ये सीखना, क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज जब सीख रहे हैं तो उसमें जो भी चीजें यूज की जाती है उनका नॉलेज हमें होना चाहिए। ओके बेटा देखो, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते समय टॉपिक हमारा क्वेश्चन टैग ही चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग बात बता रहे हैं। जब हम इंग्लिश को पढ़ते हैं तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ती है, राइट? पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो इन्हीं से सब मिलकर बनेंगे। हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो किससे मिलकर बनेंगे बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर। हमारे सेंटेंस ही ना बन पाएंगे यदि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच ना हो। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8, जिसमें से हम नाउन की बात कर रहे हैं, प्रोनाउन की और एडजेक्टिव की। ये 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, ठीक है? नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। नाउन वो होता है जो किसी का नाम बताए, ठीक? जैसे राम, ये नाउन है क्योंकि ये नाम बता रहा है। नाम बता रहे हैं ना। हमने कहा मैंगो, ये नाउन है बेटा क्योंकि ये नाम बता रहा है, किसी फल का नाम है मैंगो। ऐसे तो बोलते हैं ना, मैंगो इज द नेम ऑफ ए फ्रूट, राम इज द नेम ऑफ ए बॉय, सीता इज द नेम ऑफ ए गर्ल। तो ये सब नाम है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? नाम। हमने कहा मिल्क, तो एक पेय का नाम है, एक बेवरेज का नाम है मिल्क, जिसको पिया जाता है उसको मिल्क कहते हैं। किसी का नाम है कोल्ड ड्रिंक, किसी का नाम है चाय, किसी का नाम है कॉफी, किसी का नाम है गन्ने का रस। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ठीक बेटा? प्रोनाउन, प्रोनाउन वो सारे वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह पर आते हैं। ये नाउन की जगह पर आते हैं, क्लियर? जहां पर नाउन को आना चाहिए, नाउन बार बार रिपीट ना हो। हाँ, रिपीटिशन बचाने के लिए, बस केवल इतने के लिए ये प्रोनाउन बनाया गया कि नाउन का रिपीटिशन ना हो, इसलिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे राम है तो इसकी जगह हम ही लिखेंगे, मैंगो है तो इट लिखेंगे, मिल्क है तो इट लिखेंगे। ये सब प्रोनाउन होते हैं। ही, सी, दे, इट, यू, आई, वी, somebody, anybody, something, this, that, these, those, who, which, what, ऐसे बहुत सारे प्रोनाउंस हैं। उनकी क्लास है पूरी, है ना? प्रोनाउन कितने प्रकार के बताए थे हमने? 9 प्रकार के। तो 9 प्रकार के प्रोनाउन है, जब उनको पढ़ोगे तुम तो सब तुम्हें डिटेल में मिलेगा। यहाँ हम केवल मोटी मोटी बात बता रहे हैं तुम्हें। तो ये दोनों बराबर के हो गए बेटा कि नहीं हो गए? बराबर लेवल के हो गए। ये नहीं तो ये, या तो नाउन आएगा, नाउन नहीं तो उसकी जगह पर प्रोनाउन आएगा। तभी तो हम कहते हैं, बार बार तुम लोगों से कहते हैं कि सब्जेक्ट की जगह पर नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि दोनों में पावर बराबर का है, ठीक है ना? जैसे एक मजेदार बात बताएं, थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा हमें। तुमने देखा होगा गांव देहात में या सोसाइटी में कई बार कुछ औरतें अपने बाल खोलकर और बड़ा हा करने लगती है ना। क्यों करने लगती है वो? उस समय क्या मतलब होता है उनका कि उनके ऊपर क्या आ गई है? उनके ऊपर देवी आ गई है, हाँ? जैसे देवी गीत गाए जाते हैं, मैं छोटे से लिखता आया हूँ और अपने बुंदेलखंड में, अपने महोबा हमीरपुर में तो बहुत चलता है। देवी गीत गाते ही किसी न किसी को देवी भराती है ना। कोई लड़की है वो उसके पूरा बाल खोलेगी और आ गई देवी, आ गई देवी आ गई, सब लोग पूजा करने लगेंगे, सब 5 छूने लगेंगे, देवी आ गई। जो देवी का पावर है वो इस महिला के अंदर आ सकता है क्या? नहीं। क्या ये महिला इतनी समर्थ है कि देवी के पावर को बेयर कर पाए? अगर देवी आएगी ना तो ये हमारा शरीर फट जाएगा, छार छार हो जाएगा। समझ में आ गई बात? वो इस प्रकृति की देवी है, ये पूरी यूनिवर्स उस देवी की पावर से चल रही है। हम यहाँ पर 1 क्विंटल का वजन ना संभाल पाएंगे, देवी की पावर तो दूर की। समझ गए बात ना? तो रिप्लेस कौन हो सकता है? हाँ, या तो हम देवी के समतुल्य हो, हम उनके बराबर हो,
तब हम उनकी जगह ले सकते हैं कि हाँ हमारे अंदर देवी आ गई, राइट। तो नाउन और बेटा प्रोनाउन ये दोनों बराबर लेवल के हैं, तभी प्रोनाउन उसकी जगह पर आ रहा है, ठीक है। हाँ, जैसे कहीं कहीं बस शादी ब्याह में काम होता है, ससुर का काम होता है, तो अगर मान लो ससुर नहीं है तो किसको भेज दिया जाता है? चाचा को भेज दिया। कैसे जा सकते हैं? चाचा को भेजा, क्योंकि चाचा भी किस पद लेवल का है? ससुर के लेवल का है ना चाचा, तो चाचा को भेज दिया जाता है। ये थोड़ी को देवर को भेज दिया जाएगा, वो उसके लेवल का नहीं है। तो प्रोनाउन की जगह केवल और केवल कौन ले सकता है? प्रोनाउन ले सकता है। ये दोनों बराबर के हैं, ठीक बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये दिख रहा है तुम्हें एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। इसका काम ही है विशेषता बताना, समझना बात को। जैसे हमने कल बताया था तुम्हें, मेन वर्ब कौन है? मेन वर्ब कौन है? रानी। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है उसकी? दासी। ठीक है, टॉपिक यही बंद हो गया है, इसको बंद कर दो।